क्या लगता है हमारे को? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमें बताता है कि पूरे कंपनी में अलग अलग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसके बारे में हमें पता लगता है फ्रॉम दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? अब ये कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटीज? फ्रॉम ऑल दी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, अब वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज कौन कौन सी है हमारी? तो एक्टिविटीज जो है हमारे पास बेटा वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेशनल वर्क में कितना कैश का इनफ्लो और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज इन्वॉल्व होती है। करंट ईयर में होने वाले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, वो रिकॉर्ड या कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी आती है जो आपने फिक्स एसेट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो उसमें कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता लगता है। और जब कंपनी आपने शुरू की होगी तो आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा जनरेट किया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, तो वहां से हमें पता लगेगा। ठीक है, अच्छा, जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो की हम लोग बात करते हैं तो दो तरह की कंपनीज इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। एक तो होती है बच्चों फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी कंपनी? अब फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती है बेटा? जिनका काम ही, जिनका ऑपरेशनल वर्क ही होता है पैसे उधार में देना या पैसे उधार में लेना। यानी कि जितने भी बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स या मुथूट फाइनेंस जैसे ये जो फाइनेंशियल होते हैं, ये सब लोग कौन सी कंपनी कहलाती हैं? फाइनेंशियल कंपनी का ऑपरेशनल वर्क क्या होता है बेटा? ऑपरेशनल वर्क क्या होता है? प्रोवाइडिंग लोन और टेकिंग डिपॉजिट्स। टेकिंग, तो वैसे अगर आप प्रोवाइडिंग लोन के हिसाब से जाओगे तो आप कहोगे भाई ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनका ऑपरेशनल काम ही होता है उधार देना और उधार लेना। एक कंपनी होती है हमारी बच्चा नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन, जितनी भी बाकी की बच गई बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो कंपनीज होती है वो हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ऑल दोज कंपनीज जिनका काम ऑपरेशनल में क्या लोन एडवांस करना या पैसे एक्सेप्ट करना नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा चीजें होती हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, तो इनका ऑपरेशनल वर्क क्या होगा बच्चों? ऑपरेशनल वर्क जो होगा, जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर हमने कितना खर्चा किया है, रेंट वगैरह पे किया है हमने। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा होगा एसेट्स पर। अच्छा, जब कभी भी आप फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो वो एक्टिविटीज आपकी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड होगी, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। और जब आपने कंपनी शुरू की होगी तो उस समय पैसा जो भी आपने जुटाया होगा बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड पेपर्स, टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये सब आपके फाइनेंसिंग पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो आपको फाइनेंस करते हैं, आपके बिजनेस को पैसा देते हैं कि ऑपरेट कर सको या काम चला सको। तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग या उस तरह की एक्टिविटीज को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। अगर फाइनेंसिंग कंपनी शेयर इशू या रिडीम करती है तो उसका ऑपरेशनल वर्क। नॉन फाइनेंशियल कंपनी शेयर इशू और रिडीम करती है तो उसका कौन सा वर्क? फाइनेंसिंग वर्क। कौन सा वर्क? फाइनेंसिंग वर्क। मैं कह रहा हूं कि जोन सी कंपनी का काम, देखो फाइनेंसिंग कंपनी का काम क्या होता है? पैसे के लेन देन करना। पैसे के लेन देन एक थ्रू शेयर भी होता है और थ्रू टेकिंग लोन भी होता है। तो अगर फाइनेंसिंग कंपनी अगर किसी से पैसा ले रही है या उसको उधार में पैसा दे रही है तो वो सारी एक्टिविटीज उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा।
लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी जितने भी हो गई, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल वर्क हो गए, मतलब जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो भी एक कंपनी हो सकती है, जैसे आकाश है, बायजूस है, फिजिक्स वाला है, वो भी अब एजुकेशनल एडुटेक कंपनीज है। ठीक है, तो इन सब का मेन काम क्या है, बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ना कि पैसे के लेन देन करना, है ना। लेकिन वो किसी से पैसा लेगा बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर, तो उसकी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, फाइनेंसिंग। लेकिन अगर फाइनेंसिंग कंपनी जैसे बैंकिंग हो गए, अगर वो लोग पैसा लेन देन का काम करते हैं, तो वो सब इनके कौन सी एक्टिविटीज हो जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएंगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से जरा समझते हैं। ये नहीं कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, फिर फाइनेंसिंग आती है और फिर इन्वेस्टिंग। एक्चुअली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का जो तरीका हमारे को दिया गया है कि पहले ऑपरेटिंग आएगा, फिर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग आएगा और फिर फाइनेंसिंग आएगा, वो अकॉर्डिंग टू द यूजेस कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादातर होती है, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी, क्योंकि हर साल आपका चेंज होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपने साल में कभी कर दिया होगा। और फाइनेंसिंग यानी कि जब पैसा लेते हैं उधार, पैसा उधार में कब लेते हो, एक तो जब कंपनी स्टार्ट करते हो, और सेकंड टाइम जब बिटवीन द ईयर नीड पड़ती है, अदरवाइज पैसे आप किसी से फाइनेंस नहीं लेते हो। तो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो पहले आना चाहिए, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हो, फिर ऑपरेशनल वर्क करते हो। लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं, तो उसके हिसाब से जब जिसका जैसे यूज होता है उसके हिसाब से हम लोग क्रिएट करते हैं, विच मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले आता है, फिर इन्वेस्टिंग आता है और फिर फाइनेंसिंग आता है। यहां तक सबको समझ में आया। अब बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, हम सभी ने अभी सेकंड बुक का एक चैप्टर पढ़ रखा है, इशूइंग ऑफ शेयर्स। तो जब कभी भी कंपनी शुरू होती है, तो कंपनी शुरू होते वक्त उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे वो कहाँ से कोई कंपनी जनरेट करेगी, तो वो कैसे पता लगता है बेटा, भाई शेयर इशू कर लो, उधार ले लो, बॉन्ड इशू कर लो, डिवेंचर इश्यूज कर लो। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट भी याद रखना कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां पर कैसे आई थी। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आपके शुरू के दो एलिमेंट्स है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज। लेकिन एक करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, तो वो भी एक तरह का उधार ही है ना। ऑल काइंड ऑफ उधार और बोरोइंग इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो भाई, जब कभी भी मान के चलो कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जब कोई कंपनी क्या होती है बच्चों, स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ब्लूम स्टडी भी जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या कह रहे हो, पार्टीज होती रहती है जब ये स्टार्ट होता है तो। ठीक है, तो ब्लूम स्टडी एकेडमी जब स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिक पैसों की नीड पड़ती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी कंपनी अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है बच्चों, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस देखती है कि कभी भी कोई कंपनी शुरू करना है, तो इतना जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कहां से आएगी। ठीक है, तो जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से आप पैसा जनरेट करोगे या फाइनेंसिंग मनी रिकॉर्ड या एक्सेप्ट करोगे, वो सारी आपकी कौन सी एक्टिविटीज में रिकॉर्ड की जाती है बेटा, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिसीव की जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या हम कहें एक तो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है हमारे, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है बच्चे, जैसे आपने कंपनी शुरू किया तो आपने क्या बेचा, बेचा शेयर्स बेचे, क्या बेचे, तो आप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस आपने क्या किया होगा बेटा, इशू किया होगा। क्या इशू किया होगा, शेयर। शेयर में दोनों ही तरह के शेयर्स आ जाते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर आपने इशू किया हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया हो। ठीक है, अच्छा, एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा डिवेंचर इशू करके। क्या डिवेंचर में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है टू द शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर एक तरह का लोन है, डेट है, जो लंबे समय के लिए भी आप लोग इसे जनरल पब्लिक से ले सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोगे, डिवेंचर इशू करोगे, तो इसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट, और उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट। ठीक है,
जबकि शेयर जब इशू वगैरह करते हो तो शेयर कैपिटल के अंडर आता है, और शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, ठीक है। तो डिवेंचर इशू करके आप पैसा क्या कर सकते हो बच्चों, कलेक्ट कर सकते हो। सेम इशू ऑफ डिवेंचर। एक बॉन्ड पेपर भी होता है, तो बॉन्ड पेपर भी और डिवेंचर भी दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। डिवेंचर जो होता है उसमें पर शेयर वैल्यू हम लोग, पर डिवेंचर वैल्यू हम मंगवाते हैं और इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं। लेकिन बॉन्ड पेपर में क्या होता है, उसका फेस वैल्यू टोटल गिवन होता है, वन वन शॉट में हम पेमेंट मंगवाते हैं। बस वो लिखा ऊपर होता है बॉन्ड, उस पर कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा एनुअली, तो वो सब मेंशन होता है। सेम एज लाइक डिवेंचर यानी कि डेट। तो डिवेंचर और बॉन्ड्स दोनों ही हमारे क्या होते हैं बेटा, एक तरह के डेट्स होते हैं। क्या होते हैं, डेट्स। ये दोनों ही कौन से मेजर हेड के अंडर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर आते हैं। कौन से अंडर आते हैं? अच्छा, आप बैंकों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार भी तो ले सकते हो। तो बेटा चाहे बोरोइंग हो या फिर आपने लोन लिया हो, ठीक है। अब लोन दोनों ही हो सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो या फिर शॉर्ट टर्म लोन हो। है तो आपकी बोरोइंग, आपने उधार लिया है, तो वो सारे उधार आपके किसके अंडर काउंट किए जाएंगे बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम लोग कैश का इनफ्लो दिखाएंगे या आउटफ्लो दिखाएंगे तो क्या इसका मतलब कब प्लस करोगे और कब माइनस करोगे। तो वेरी सिंपल, जब जब बिजनेस के अंदर ऐसा लगेगा कंपनी के अंदर कि कैश आ रहा है विच मींस इनफ्लो, तब तब हम उसे प्लस यानी कि पॉजिटिव आइटम से इंडिकेट करेंगे। किस आइटम से इंडिकेट करोगे? और जब जब पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा कैश का, तब तब हम उसको नेगेटिव आइटम से इंडिकेट करेंगे। तो एज पर दी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से देखा जाए तो बेटा जब आप लोग शेयर इश्यू करोगे तो कंपनी के अंदर पैसा आएगा या जाएगा? अजय, कंपनी के अंदर इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर या वट एवर, ठीक है, इससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। क्या होगा बच्चों? और इशू का एक अपोजिट होता है, मार्कर में इंक दे दो, इंक दूसरा भी मार्कर होगा अगर है तो, ब्लू वाला है मार्कर भी। हाँ जी, तो इशू करने पर क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। लेकिन जब आप इसे रिडीम, रिडीम का मतलब क्या होता है, इन्हीं के पैसे क्या कर देना, वापस करना। क्या करना? वापस करने से कैश आएगा या जाएगा? मींस आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होने पर आपका कैश चला जाएगा बिजनेस, बिजनेस को माइनस करोगे कि प्लस करोगे? तो ऑल इनफ्लो ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव एंड विल बी एडेड, and all outflow of cash will be subtract from that activity, तो बेटा जब शेयर और डिवेंचर आपको क्या लगेगा कि भाई इशू किया गया है, क्या किया गया है, इशू, तो इससे कैश का इनफ्लो होगा, इससे कैश का क्या होगा, और जब इनफ्लो होगा तो उसे हम लोग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? कौन सी एक्टिविटी बना रहे हो अभी? ठीक है, तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो कौन सी एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा, फाइनेंसिंग में। बेटा इशू के अलावा जब पैसे वापस करते हैं तो रिडम्पशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर मींस रिटर्न द मनी टू द शेयर और डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जब पैसा वापस करेंगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। रिडम्पशन करने से कैश का क्या होता है बच्चों, आउटफ्लो होने से आपका बैलेंस माइनस होगा, ठीक है, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। और माइनस बैलेंस को आप लोगों ने किस तरीके से इंडिकेट करना है, नेगेटिव बैलेंस से इंडिकेट करना है, मतलब ब्रैकेट से इंडिकेट करना है। किससे इंडिकेट करना है? क्योंकि जब एट द एंड प्लस और माइनस होगा तो नेट निकलेगा पर्टिकुलर एक्टिविटी में। अगर टोटल का नेट प्लस में बच रहा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कैश का एक्चुअली में इनफ्लो हुआ है।
अब जब टोटल वैल्यू अगर नेगेटिव में हुआ तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये पता कैसे लगाओगे कि शेयर का बैलेंस या डिबेंचर का पैसा इशू या रिडीम हुआ है, इशू या। तो मैंने आप लोगों को जब बैलेंस शीट बताई थी तो मैंने बताया था साथ में कि बैलेंस शीट में 2 ईयर के बैलेंस गिवन होते हैं। कितने ईयर के बैलेंस गिवन होते हैं? तो भाई इंक्रीज हो रहा है बैलेंस या डिक्रीज हो रहा है बैलेंस, उसके बिहाफ पर आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि वो पर्टिकुलर इशू किया है या रिडीम, इशू किया है या। तो बेटा इशू और रिडीम इसका मतलब हमें कहां से पता लगेगा? तो हमें पता लगेगा चेंज निकालने से। क्या निकालने से बच्चों? चेंज कैसे आएगा या फिर डिफरेंस निकालने से। तो डिफरेंस आप ऑलवेज कैसे निकालोगे? करंट ईयर माइनस करंट ईयर का बैलेंस माइनस। तो भाई करंट ईयर का बैलेंस अगर आपको लगेगा, जैसे शेयर का ही बैलेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। आपको बोला गया कि शेयर कैपिटल का बैलेंस गिवन है इस तरीके से, भाई 2022 और 2021 का बैलेंस गिवन है। बताया गया कि इधर भाई 2 लाख का बैलेंस गिवन है, इधर 1.5 लाख का बैलेंस गिवन है। तो मैंने क्या कहा कि हमें चेंज से पता लगाना है कि वो पर्टिकुलर बैलेंस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। आप मुझे बताइए कि करंट ईयर में बैलेंस क्या है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस निकालोगे तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया बच्चों, रिजल्ट क्या आया? इसका मतलब शेयर इंक्रीज हो रहा है। शेयर इंक्रीज होने का मतलब शेयर इशू किया है, तभी तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है आपका। भाई शेयर के बैलेंस के बढ़ने का मतलब क्या होता है? हमने इशू किया है। अच्छा बढ़ेगा या घटेगा वो कैसे पता लगेगा? थ्रू कंपैरिजन। कंपैरिजन किसको किसके साथ करोगे? करंट ईयर के बैलेंस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ। तो करंट ईयर में शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। प्रीवियस ईयर की बैलेंस कितनी थी? तो भाई कितना चेंज आया? अच्छा 50,000 बैलेंस करंट ईयर में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इसको हम याद करेंगे, इसको हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर। क्या लिखोगे? अच्छा बढ़ने से पैसा आएगा, शेयर कैपिटल बढ़ता है तो कब? जब इशू करते हैं, और इशू करने से कैश का इनफ्लो होता है। तो उसके हिसाब से आप लोग क्या लिखोगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में? प्लस। और अगर इसी का वाइस वर्सा, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा होता है डिबेंचर। क्या दे रखा होता है बच्चा? तो डिबेंचर भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? मान के चलो अगर कहा गया होता है कि डिबेंचर जो है बेटा करंट ईयर में तो 1 लाख है, करंट ईयर में कितना है, और प्रीवियस ईयर में था वो 2 लाख। प्रीवियस ईयर में कितना था? जब चेंज निकालोगे तो रिजल्ट आपका 1 लाख का नेगेटिव में आएगा। 1 लाख का किस में आएगा? तो इसका मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपने क्या किया है? रिडीम किया है। रिडीम करने से कैश का क्या होता है? उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या इंडिकेट करोगे? इतना समझ में आया? लेकिन बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो जनरली हमने चीजें देखी, क्या क्या देखी? डिवेंचर देखा, बॉन्ड देखा, बोरोइंग वगैरह, लोन देखा। तो बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को रिलेट करते हैं? तो क्या हमारे पास शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंसिंग में जाता है? तो यस। तो शेयर होल्डर फंड का जो पार्ट है बच्चों, कौन सा पार्ट? उसमें भी कौन सा? शेयर। उसमें भी कौन सा? शेयर वाला जो पार्ट है वो यहाँ जाएगा, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट इसमें अभी तो फिलहाल नहीं जाएगा। एक एक्टिविटी हमारी इसी में आता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। कौन सी पार्ट? तो एनसीएल भी बेटा हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए ही क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। तो इसमें आने वाले जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो सब हमारे किसके पार्ट कहलाएंगे? फाइनेंसिंग के पार्ट। एक करंट लायबिलिटी का भी सिर्फ एक पार्ट जो है आपका इसमें कंसिडर किया जाएगा, जिसमें आता है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कौन सा? हाँ जी। तो अगर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखा हो तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। ये यहाँ पर क्या किया जाएगा? अभी तक जो मैंने समझाया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए कि बैलेंस शीट के कौन कौन से मेन बैलेंस जो है
वो फोकस्ड रहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। कब जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा इंक्लूड करोगे, कब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा माइनस करोगे, ठीक है, ये सब पता लग गया। बिल्कुल बताया मैंने, लोन लेना हमारा क्या पार्ट होता है, तो एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना। हमने उधार की बात करी है भाई, लोन देना इज द एसेट। क्या नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में आता है क्या, एडवांसिंग ऑफ लोन टू द अदर पर्सन, वो तो एसेट का पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में लोन लेने वाले सारी चीजें आएंगी और पैसे वापस करने वाली सारी चीजें आएंगी। क्लियर। अब जरा इस एक्टिविटी का फॉर्मेट देख लो, ताकि हमें जब इसको बनाएं तो फॉर्मेट के हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब कभी भी आपको कहा जाए डायरेक्टली कि कौन सी एक्टिविटी बनाओ बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओ, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। हाँ जी, तो मेजर यहाँ पर हेड में लिखेंगे साथ साथ, ऊपर यहाँ लिखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखना है बच्चों, अभी पहले ये लिख लो, फिर उसके नीचे ये लिख लेना, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों, आपने ऊपर टॉप ऑफ द हेड में लिख देना है कि कौन सी एक्टिविटी है करना है। पहले ये जो लिखवा रहा हूँ वो नोट कर लो, उसके बाद में नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग एक्टिविटीज बनाएंगे तो एक एक एक्टिविटीज कहा जाए तो ऊपर आइडेंटिफाई कर दोगे कि कौन सी एक्टिविटी हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या है, पर्टिकुलर। अच्छा, डिटेल्स का कॉलम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहो तो बना सकते हो और ना तो नहीं भी, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना तो पड़ेगा इसमें, इसीलिए डिटेल्स का कॉलम भी इसमें बना लो। और यहाँ पर पर्टिकुलर से मेन बैलेंस की कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि प्लस आइटम या ऐड कौन कौन सी चीजें होंगी और वो कैसे पता लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि जब कभी भी चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, लोन हो, इंक्रीज होता है। क्या होता है, तो जब कभी भी क्या होंगे बेटा, इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इशू ऑफ शेयर। अच्छा, शेयर कैपिटल है तो लिखना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर इंक्रीज हो रहा है तो, अगर क्या हो रहा है, तो वो बैलेंस प्लस होता है। क्या होता है बच्चों, ऐसे ही बच्चे लिखा हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ क्या, तो वो बैलेंस भी इसमें क्या कर दोगे, प्लस। आपका इंक्रीज ऑफ लोन हो सकता है, क्या हो सकता है, इंक्रीज ऑफ लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो, है तो दोनों ही लोन, दोनों ही पार्ट ऑफ क्या है, फाइनेंसिंग है। तो ये दोनों ही चीजें हमारी किसके अंडर काउंट की जाएगी बेटा, फाइनेंसिंग में। ये भी क्या कर दिया जाएगा, प्लस, ये भी क्या कर दिया जाएगा, प्लस। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन माइनस कब होगा, जब यही चीज इनके क्या हो जाएगी, अपोजिट। कहने का मतलब क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो जब शेयर्स और डिवेंचर्स डिक्रीज होंगे तो इसको हम कहेंगे रिडम्पशन। क्या कहेंगे बच्चों, रिडम्पशन ऑफ किस चीज का, शेयर कैपिटल का। और डिक्रीज हो रहा होगा डिफरेंस, तो माइनस। ऐसे ही रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा तो भी क्या, माइनस। चाहे डिक्रीज इन लोन हो या फिर बोरोइंग हो, तो वो भी क्या कर दोगे बच्चों इसमें से, माइनस। ये सीधा सीधा समझ में आया। लेकिन बच्चों इनको एनुअल ऑब्लिगेशन भी देना होता है हमें। क्या देना होता है, ये ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब जब इन्होंने पैसा लगाया तो इन रिटर्न सालाना इनको मिलता है ना। जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, और डिवेंचर होल्डर को और जिन्होंने लोन दिया है उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अच्छा, ये सब भी पे करोगे इनको, ये सब भी क्या करोगे, तो इससे भी कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। तो इनके जो ऑब्लिगेशंस है बच्चों, क्या है,
ऑब्लिगेशंस का मतलब जो इनको एनुअली मिलेगा, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है बच्चों? अब दिक्कत ये है कि डिविडेंड का बैलेंस जो है आपको बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगा। अब से बैलेंस शीट के कहाँ गिवन होगा? तो बाहर 2 ईयर के बैलेंस गिवन होंगे। कितने ईयर के बैलेंस गिवन होंगे? एक तो करंट ईयर का बैलेंस गिवन होगा और एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन होगा। तो एक बात अभी से नोटिस में डालना है, तो जब कभी भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस डालने की जरूरत पड़े, डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस की, करंट ईयर के बैलेंस को हम लोग कहते हैं मेड। क्या करते हैं बच्चों? और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम लोग कहते हैं पेड। प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो करंट ईयर का बैलेंस होता है कि प्रीवियस ईयर का? अगर हम कहें कि यहाँ पर पेड यूज होता है, कौन सा यूज होता है? तो इसका मतलब कौन सा ईयर का बैलेंस कंसीडर करेंगे? तो करंट ईयर के बैलेंस के साथ क्या करेंगे? कहीं पर भी नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? मैं कह रहा हूं जब डिविडेंड की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी बच्चों? स्पेशल नोट लिख लेना। तो डिविडेंड आपको करंट ईयर का भी गिवन होगा, तो करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो कहीं पर भी नहीं आएगा, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्योंकि वो पेड होता है, इसी को हम लोग फाइनेंसिंग में क्या करेंगे बच्चों? इसको फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, शेयर होल्डर को तो आपने डिविडेंड दे दिया, डिवेंचर होल्डर्स को और लोन लेने वालों को क्या पे करोगे? अगर हमें करंट ईयर का दे रखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा, अच्छा एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो हम करंट ईयर के बैलेंस को लेंगे ही नहीं, करंट ईयर के बैलेंस को लेंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हो सकता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, तो दोनों ही हमारे क्या होंगे बच्चों? पेड बैलेंस होंगे। कौन से बैलेंस होंगे? तो उनको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट गिवन हो। जब इंटरेस्ट गिवन ना हो तो आपने देखा था बच्चे कि डिवेंचर के आगे एक रेट लिखा होता है। डिवेंचर के आगे क्या लिखा होता है? रेट। तो बाय डिफॉल्ट हमें उसके उस परसेंटेज का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट निकालोगे कौन से बैलेंस पे? क्योंकि हमें बैलेंस तो 2 गिवन होते हैं, एक तो करंट ईयर का बैलेंस और एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस, है ना? तो ऑलवेज ध्यान रखो इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद है? ओपनिंग बैलेंस निकालते थे और ओपनिंग बैलेंस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। तो कभी भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो ऑलवेज यूज्ड बैलेंस पर चार्ज किया जाता है। किस बैलेंस पर चार्ज किया जाता है? अब बेटा ओपनिंग में बैलेंस आपका अलग होगा, क्लोजिंग में बैलेंस आपका अलग होगा। तो आपने पूरे साल जो बैलेंस यूज किया होगा, आपने ओपनिंग किया होगा, जब हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तब ऐसा कंसिडर करना है। तो ऑलवेज अभी तक के लिए, क्योंकि अभी आपको बताया नहीं कैलकुलेट कैसे करना है, तो ऑलवेज ओपनिंग पर निकालेंगे। कौन से बैलेंस पर निकालेंगे? तो ओपनिंग बैलेंस पर ऑलवेज क्या निकालोगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन निकालोगे। कौन से बैलेंस पर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर या लोन। उतने परसेंट निकाल लोगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग निकाल करके? माइनस। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात, शेयर होल्डर फंड में एक तो शेयर कैपिटल आता है, दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक पार्ट होता है रिजर्व, एक पार्ट क्या होता है? रिजर्व में भी बहुत से रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गए, ये सारे रिजर्व हो गए। एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ही कंसीडर करते हैं। पार्ट ऑफ क्या कंसीडर करते हो? तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमारा कौन से एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा बच्चों? इसका भी क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मोस्ट ऑफ द केस में करंट ईयर बैलेंस ज्यादा होगा प्रीवियस ईयर से, तो डिफरेंस निकालोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। तो सेम चीज, अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आता है तो प्लस,
और नेगेटिव में आता है तो क्यों भाई, इश्यू करने पर आपने ज्यादा एसपीआर चार्ज कर लिया तो करंट ईयर में आपका बैलेंस बढ़ गया होगा, तो वो भी तो कैश का इनफ्लो ही हुआ होगा ना, इसलिए प्लस लिखेंगे वहां पर। इसलिए वहां पर क्या लिखेंगे? सारी चीजें समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन जब आप इसके बैलेंस को क्लोज करोगे तो जो नेक्स्ट में यानी कि जो नीचे बैलेंस बचेगा अपने पास, अब ये रिजल्ट या तो पॉजिटिव में आएगा या तो इसको हम लोग, इस बैलेंस को हम लोग कहेंगे नेट कैश। नेट पॉजिटिव में आएगा तो क्या लिखोगे? इनफ्लो। नेगेटिव में आएगा तो क्या लिखोगे? दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों में से नेट कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका था फॉर्मेट कंप्लीटली, नोट कर लीजिए इसको। तो इलस्ट्रेशन नंबर 45 जो है बेटा, उसको हम लोग इसको कंसिडर करेंगे थोड़ा समझने के लिए, ठीक है? तो जरा एक बार ध्यान दो इधर कि आपको दे रखा क्या क्या बैलेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में दोनों ईयर का डिफरेंस निकालोगे। जरा चेकआउट करो कि शेयर की वैल्यू करंट ईयर में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो कितने से? तो क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना डिफरेंस लिखोगे? 1 लाख। तो इसी को मैं मॉडिफाई करके इलस्ट्रेशन 45 में लिख रहा हूँ। अभी किसने किया, क्या हो गया? देखो तो आपने बच्चे क्या देखा है यहाँ पर? डिफरेंस। और डिफरेंस में हमने देखा कि करंट ईयर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज में कितना इंक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज आप इस तरीके से इंडिकेट कर दोगे, ठीक है? और लिखेंगे क्या वहां पर? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट है 10% डिवेंचर, जो कि कितना है बेटा? करंट ईयर में 1 लाख है और प्रीवियस ईयर में 1,50,000 है, तो डिवेंचर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। तो ये रहा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के केस में, और यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर देंगे कितने से? जितना डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। और कितने परसेंट का डिवेंचर है ये? अब इसके लिए हमें इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने ऑलरेडी दे रखा है नीचे की कितना पेड है, कितना क्या है? पेड है। तो वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप निकाल करके क्या कर दोगे बच्चों? ठीक है, माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने ऑलरेडी निकाल करके दे रखा है। नहीं दे रखा है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस पर, यानी कि 1,50,000 था, उसके ऊपर 10% निकालोगे और वहां पर पोस्ट कर दोगे। बट हमें यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि कितना? इंटरेस्ट ऑन 10,000। तो यहाँ पर आप लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जगह पर लिख दोगे, नीचे पेड दे रखा है ना कितना? 10,000। तो वहां पर इतना हम लोग इंडिकेट कर देंगे। हाँ तो लिख तो दिया वो उतना डिवेंचर माइनस में। अच्छा नहीं लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, अब कम हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट भी समझ में आ गया कि कैसे आएगा? टाइम आउट नहीं, बैटरी डाउन हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट एसपीआर देखो बच्चे, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो ये देखो यहाँ पर डिफरेंस निकालो। एसपीआर अगर इंक्रीज होगा तो हमें क्या कर देना पड़ेगा बच्चे? ऐड। कितना है एसपीआर? 10,000 से इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट देखो कि कितने से इंक्रीज हो रहा है? हाँ जी, 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50,000। हाँ, ये लोन में ही आ जाएगा यहाँ पर, लोन में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक का एक्सेस मनी यूज कर लेना, एक तरह का लोन ही तो हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर क्या हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग उसका बैलेंस निकाल करके लिख देंगे कि कितना आ रहा है बैलेंस? इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए ऐड, इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए ऐड। हाँ जी, हाँ तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इंटरेस्ट कौन सा आएगा बच्चों?
एक प्रीवियस ईयर का दे रखा है और एक करंट ईयर का दे रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में कितना निकालोगे? हाँ जी, तो प्रीवियस ईयर ही तो पेड किया होगा आपने अभी तक, तो कितना पेड किया है? 10,000। तो 10,000 क्या करोगे, उसमें से डिडक्ट कर दोगे। एक सेकेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना बचा, वो तो हो गया 10,000, और एक है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना यहाँ पर कंसिडर किया है? 15,000, और रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर कितना है? 50,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दो गिवन है, एक तो प्रीवियस ईयर दे रखा है और एक करंट ईयर का दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा कंसिडर करोगे? हाँ, तो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा वो तो आपने प्रीवियस ईयर के कॉलम में पेड कर दिया होगा, तो करंट ईयर का जो बैंक इंटरेस्ट होगा वो इस साल पे करोगे, तो इस साल जितना पे करोगे वही तो कंसिडर करोगे, यानी कि कितना है? 15,000। तो 15,000 आप यहाँ पर क्या कर लोगे बच्चों? कंसिडर। हाँ, मतलब अगर आपको रेट गिवन है तो ऑलवेज क्या करोगे? प्रीवियस ईयर पर निकालोगे जो आप करंट ईयर में पे करोगे, जो कि आप कहाँ पर पे करोगे, कौन सी ईयर में? लेकिन जब हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल करके गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कह रहा हूँ, जो भी है इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों ईयर के गिवन है, यानी कि प्रीवियस ईयर के भी गिवन है, और तो इंटरेस्ट के बैलेंस में अगर आपको प्रीवियस ईयर भी गिवन है और करंट ईयर भी गिवन है तो करंट ईयर का बैलेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा बैलेंस जरा चेकआउट करो कितना आ रहा है। क्या 10,000 प्लस में है, 1 लाख प्लस में है, 50,000 प्लस में है, 50,000 माइनस में है, 10,000 माइनस में है, 15 माइनस में है, तो जो डिफरेंस आएगा वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? कितना आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, नेट कैश। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जब इंटरेस्ट गिवन आपको अलग से निकाल करके गिवन नहीं है, तो जो भी रेट इंटरेस्ट गिवन होगा अंदर, उसी के बैलेंस पर निकालेंगे, लेकिन बैलेंस कौन सा रहेगा? वो ओपनिंग वाला रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर, ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर ही होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 45 अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे किया है। होमवर्क से आप लोग लिख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 46 एंड 47, ठीक है। 47 मेरे को ही कराना पड़ेगा, बट लिख लो, ठीक है भाई। इतना प्रैक्टिस करके आएंगे सभी, आज के लिए इतना ही।